नीम की ठंडी छांव में कुर्सी पर बैठकर फौजी ताऊ संध्या काल में डूबते सूरज को देख रहे थे। ख्यालों का घोड़ा जीवन के पथ पर रिवर्स गियर में दौड़ता हुआ 30 वर्ष पहले के मोड़ पर आकर ठहर गया। उन दिनों फौजी ताऊ जीवन के बसंती पड़ाव पर थे, जब उनकी पोस्टिंग शांति सेना के साथ एक अफ्रीकन देश में हुई थी। मोबाइल की सुविधा तो उस समय थी नहीं, लेकिन लैंडलाइन फ़ोन जरूर थे। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद वॉलीबॉल खेलना उनका शौक भी था और दैनिक दिनचर्या का हिस्सा भी। अभी वो पसीना सुखा ही रहे थे कि एक कांस्टेबल पास आकर उनके कान में धीमे से फुसफुसाया, सर आपके घर से फ़ोन आया है। राजन लपक कर ऑफिस में दाखिल हुआ और फ़ोन का रिसीवर कान में लगाया। उधर से आने वाली मखमली आवाज़ उनके श्रुति पथ में मिश्री की मिठास सी घोल गई। कैसे हो? राजन के चेहरे पर कुछ रूमानी भाव उभरे, फिर गला खखार कर बोला, तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ। सवाल के जवाब में सवाल सुनकर उस मखमली आवाज़ ने शरारत भरे लहजे में कहा, क्यों, कोई काली कल्लो ढूंढ लेते वहाँ? दिल बहल जाता आपका। अब राजन को फिर से मस्करी सूझी। ढूंढी तो थी एक, लेकिन वो रात को दिखाई नहीं देती, बस आवाज़ सुनाई देती है। हल्की फुल्की बातों के बाद वार्तालाप गंभीर मुद्दे पर पहुंचा और फिर कान में वही मखमली आवाज़ कुछ गंभीरता के साथ सुनाई पड़ी। कल जाखड़ साहब अपनी घरवाली के साथ आए थे मोहित को देखने। उनकी लड़की भी साथ थी। मुझे तो छोरी बड़ी सुंदर और सुशील लगी। आपको भी तो मोहित के लिए वही अच्छी लगी थी। मैंने तो उसी को बहू बनाने का मन बना लिया है। राजन का चेहरा चमक उठा। अब की बार घरवाली से वादा करके आया था कि इस बार 1.5 महीने की छुट्टी एक साथ लेकर मोहित की शादी करके ही वापस जाऊंगा। इस खबर ने राजन के मन को काफ़ी हल्का कर दिया था। राजन ने कहा, तो फिर देर किस बात की, मैं अक्टूबर में छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। तब तक तुम बहू की स्वागत की तैयारियां करो। राजन फ़ोन रखकर ऑफिस के बाहर निकला। इस बार उसकी चाल में एक अलग ही रौनक थी। आवाज़ लगाकर राजन ने कांस्टेबल को बुलाया, सबको इत्तला कर दो, आज शाम राजन सर की तरफ से सबको पार्टी होगी। वही मखमली आवाज़ पुनः कानों में गूंजी, लेकिन इस बार आवाज़ में थोड़ी लड़स थी। ले फौजी साहब, चाय पी लो। ख्वाबों का घोड़ा ऐसा सर पर दौड़ा कि पलक झपकते ही 30 वर्ष की दूरी पार कर गया। फौजी साहब सीधा अफ्रीका से राजस्थान लौट आए। फौजन हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। फौजी ताऊ को बदले हुए मंजर को समझने में कुछ पल का समय लगा। किसके ख्यालों में खोए हो फौजी साहब? इस उम्र में खोने वाले सपने देखना अच्छी बात नहीं। वही लहजा, वही मखमली आवाज़, वही शरारत, बस आवाज़ में हल्का सा कंपन। पल भर के लिए फौजी ताऊ चाय का कप लेना भूलकर एक टक फौजन को निहारने लगे, जैसे कि पहली बार देख रहे हों। उम्र के 60 सावन पार कर चुकी फौजन ताई पुनः बोली, हमें बाद में निहार लेना, पहले चाय पी लो। फौजी ताऊ ने हाथ बढ़ाकर चाय का कप पकड़ लिया और धीरे से पहला घूंट लिया। इलायची की खुशबू नथनों को तर कर गई। तुम्हारे तो हाथ में ही स्वाद है मोनू। फौजन ताई का नाम तो मोनिका था, लेकिन राजन उसे प्यार से मोनू कहता था। फौजन ताई ने कहा, तुम्हारी मस्का लगाने की आदत जाती नहीं ना। चाय का कप खाली करके फौजी ताऊ ने कुर्सी उठाकर फौजन के सामने लगा ली, फिर धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और मंझली उंगली में फंसी अंगूठी को अपने दूसरे हाथ से फिराते हुए कहा, सुनो, मौसम थोड़ा ठंडा होने पर हम द्वारकाधीश के दर्शन करने चलें। अंतिम 2 शब्द मानो कहीं पत्थर में रगड़ खाकर फंस गए हों। आवाज़ लहराकर फौजन ताई के कानों तक पहुंची, साथ ही आंख से टूटकर एक पानी की बूंद फौजन ताई की हथेली के पिछले हिस्से पर पड़ी। ये क्या? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? फौजन ताई ने अपने दाएं हाथ की नरम हथेली राजन के बाएं गाल पर रखते हुए कहा। फौजन ताई को बीती रात सीने में दर्द उठा था। ताई ने सोचा शायद ये उसी को लेकर परेशान है। फिर माहौल को पुनः हल्का बनाने के लिहाज से ताई ने कहा, अच्छा यह बताओ, आज अचानक बैठे बिठाए तुम्हें यह द्वारका जाने की क्या सूझी? फौजी ताऊ ने खुद को संयत करते हुए कहा,
तुम्हें याद है जब मोहित पीएमटी की परीक्षा देने जयपुर गया था, तुमने उसके लिए दुआ मांगी थी, अगर मोहित डॉक्टर बन जाएगा तो हम जोड़े से द्वारिकाधीश के दर्शन करने आएंगे। फौजन ताई की ख्यालों में गोता खाती आवाज आई, हूँ याद तो है। कोई 27 वर्ष पहले की बात होगी, जब मोहित की शादी को 5 साल बीत चुके थे। 4 बार पीएमटी परीक्षा में वह असफल हो चुका था। यह उसका अंतिम प्रयास था। फौजी ताऊ ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों में से आधा पैसा मोहित की पढ़ाई पर ही खर्च कर दिया था। फौजन ताई ने मोहित के लिए द्वारकाधीश के दर्शन की मन्नत मांगी थी और कन्हैया की तरफ से कबूल भी हुई। जब मोहित ने मम्मी पापा के पैर छूते हुए कहा, मम्मी मैंने परीक्षा पास कर ली, फौजी ताऊ ने खुशी से अपनी जमा पूंजी बेटे को डॉक्टर बनाने में खर्च कर दी। बेटा डॉक्टर बनकर चंडीगढ़ पोस्टेड हुआ। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सुलक्षणा, मोहित की पत्नी, ने तेवर बदलने शुरू कर दिए। वह काफ़ी दिनों से मोहित से जिद कर रही थी कि उसे भी चंडीगढ़ साथ ले चलो। माँ बाबूजी वाला संबोधन कब डोकरा डोकरी में बदल गया पता ही नहीं चला। किसी भी काम को ढंग से नहीं करना और बात बात पर तुनक जाना अब रोज का काम हो गया था। एक दिन सुबह सवेरे मोहित ने मम्मी से कहा, मम्मी मैं कल वापस चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सुलक्षणा भी मेरे साथ ही जाएगी। फौजन ताई ने कहा, एक बार अपने पापा से बात कर लेते। नहीं मम्मी, उनको आप ही बता देना। रूखा सा जवाब देकर मोहित अंदर चला गया। फौजन ताई मोहित के पापा से बात करने के लिए जाने लगी तो गलियारे से गुजरते समय उनके कानों में बहू की आवाज़ पड़ी। वो मोहित से कह रही थी, अगर डोकरा डोकरी को साथ लिया तो फिर उन्हीं को ले जाना, मैं नहीं जाऊंगी। बेटा बहू को चंडीगढ़ गए आज लगभग 15 बरस बीत चुके थे। तब से फौजी फौजन का यह जोड़ा अपने उसी पुश्तैनी घर में रह रहा था। पहले पहल बेटा बहू फ़ोन कर कुशल क्षेम पूछ लिया करते थे, लेकिन अब तो याद भी नहीं कि उनका अंतिम बार फ़ोन कब आया था। अपनी आदत के अनुसार फौजी ताऊ हमेशा फौजन ताई से पहले ही उठ जाया करते थे। आज भी उठे और रसोई से चाय बना कर ले आए। फौजन ताई चादर से मुंह ढके सो रही थी। उन्होंने हमेशा की तरह फौजन ताई को पुकारा, हेलो डियर, गरम गरम चाय इज़ हियर। लेकिन रोज प्रउत्तर में सुनाई देने वाली वो मखमली आवाज़ आज फौजी को सुनाई नहीं दी तो ताऊ जगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जीवन में पहली बार आगे बढ़ते फौजी की टांगें कपकपा रही थीं। चादर को धीरे से हटाते हुए फौजी ताऊ ने दोबारा पुकारा, मोनू, लेकिन पुनः वही खामोशी। फौजी ने फौजन के ललाट पर हाथ रखा और टूटती आवाज़ में कहा, ए फौजन, यह गलत है यार, तुम अकेली ही द्वारकाधीश के दर्शन करने चली गई, मुझे भी साथ ले चलती। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।